ये क्वेश्चन जेई हेलो एडवांस की। एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। हाँ बेटा, अब बोलो। सर ये क्वेश्चन जेई में आने वाले केमिस्ट्री के सबसे मुश्किल क्वेश्चनों से भी अच्छा क्वेश्चन है सर। तो मुश्किल से भी अच्छा क्वेश्चन है, चलो अच्छी बात है, तैयारी करो फिर। कैसा चल रहा है आपका स्कूल में? चल ही रहा है बस। चल ही रहा है, मेहनत करो बेटा, सीधी सी बात है, सर ऐसे मत मेहनत के बोला नाम पे ये मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊंगा ना, आप हिल जाओगे। मैंने कितने नोट्स बनाए, मैं पढ़ तो मैं बहुत नोट्स रहा नहीं, मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए सॉल्यूशंस के साथ। आई डोंट हूँ। हाँ वांट द है, नोट्स। दिखाऊं? अभी इन हैंड है। क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशंस के साथ, सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन आंसर कीजिए। चलिए ठीक सोल्यूशन है, के साथ है। लेक्चर शुरू करते हैं बेटा, बाकी बात बाद में करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में भाई फोर्थ लेक्चर है, तो फोर्थ लेक्चर के अंदर चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आज हम कुछ और फॉर्मूलाज और कुछ और चीजें करने वाले हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सबसे पहले डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे। रिलेशनशिप बिटवीन केसी क्यूसी, केसी और क्यूसी का रिलेशन करेंगे। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है वैसे हम ऑलरेडी ये जानते हैं, है ना। और एग्जाम्पल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब पर यूनिटी, ये वन होता है, अल्फा की वैल्यू वन होती है। एक मतलब वन नहीं है, सॉरी, पर यूनिटी एक में से कितना। जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, सबको परसेंटेज निकालनी आती है। यस सर। बस अगर मैं कहूं कि मल्टीप्लाई में 100 करने की बजाय मल्टीप्लाई में 1 कर दो, मल्टी परसेंट के लिए परसेंट 100 में से कितना, तो आप मान लीजिए आपके मार्क्स आए हैं 80 आउट ऑफ 100, मल्टीप्लाई में 100, तो 80 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 क्या आ गया, 80%। यस, क्लियर है। यस सर। अब अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाई में 100 डालने की बजाय 1 डाल देना है, अब बताओ परसेंटेज कितना आया मार्क्स का। परसेंट नहीं आएगा, वो यूनिटी आएगा, पर यूनिटी आएगा। जैसे पर सेंट होता है, सेंट का मतलब 100, वैसे पर यूनिटी एक में से कितने आए। 100 में से कितने आए वो आपने बता दिए 80%, एक में से कितने आए उसको बोलेंगे पर यूनिटी। यस, ये बात समझ में आई। यस सर। तो मतलब 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, बस सीधी सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई तो हमेशा होती है। तो देखो मान लो आपके नंबर आते हैं 70%, 70 आते हैं, 100 में से 70 आते हैं, तो जितने बता दो। हाँ बेटा, यस, कोई कुछ बोल रहा था क्या? भाई किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, एनीवन एल्स? ठीक है, तो देखिए मान लीजिए आपके पास मार्क्स आए हैं 70, ठीक है, 100 में से आए हैं, तो मतलब गिवन जो आपके गेन मार्क्स हैं डिवाइड बाय टोटल है, इस मल्टीप्लाई में 1 करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही होता है अल्फा। समझ में आया अल्फा क्या होता है? पर यूनिटी, एक में से कितने, तो इसको डिवाइड करें जरा। एक में से कितने निकालने के लिए डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0.7। एक में से आपके 0.7 मार्क्स आए हैं, 100 में से 70 आए हैं, एक में से 0.7। हाँ भाई, क्लियर है अल्फा क्या होता है, पता लग गया सबको? यस सर, एवरेज टाइप। बस सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल। जितने गेन है डिवाइड में टोटल, अल्फा होता है। मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा, मतलब अल्फा को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट आ जाएगा। अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो। समझ में आ गया सबको? यस सर। तो सबसे सिंपल चीज ये है कि अगर आपके पास अल्फा की वैल्यू है, अल्फा को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, यू विल गेट द परसेंटेज। क्लियर है बेटा सबको? ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, अल्फा अपने आप याद रह जाएगा, कुछ नहीं। अल्फा अल्फा होता है पर यूनिटी, एक में से कितना। तो यहाँ देखिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ द वन मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड इनटू द प्रोडक्ट। जैसे मान लीजिए PCl5 है, PCl3 और Cl2 में टूट गया, डिसोसिएट हो गया, तो क्या ये 100% टूट गया? हो सकता है कि ये 70% टूटा हो, तो यानी कि ये 70% बनेगा, ये 70% बनेगा, और 30% PCl5 अब भी हो सॉल्यूशन में, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ मोल्स। अब मॉलिक्यूल्स की जगह या आपके मार्क्स की जगह हम लेंगे नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड, कितने मोल टूटे, डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल। इनिशियल मतलब टोटल कितने थे, तो जितने मोल टूट गए और टोटल कितने थे, इन दोनों का डिवाइड जो होता है नंबर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल टेकन। परसेंट ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा भाई? अल्फा को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंट आ जाएगा, ये मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया। यस, क्लियर है? यस सर। यस सर। तो देखिए अल्फा क्या होता है, यहाँ मैंने फॉर्मूले को हाईलाइट भी करेगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये अल्फा होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अल्फा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाएगी। परसेंटेज क्या होती है, यहाँ दिखा रखी है, गिवन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करोगे तो आपकी परसेंट आती है, परसेंट।
पर डिवाइड में सेंट 100 में से कितने वो परसेंट होती है, वैसे ही अल्फा है 1 में से कितने पर यूनिटी। हाँ भाई क्लियर है ये बात सबको? अब अल्फा क्या होता है? यस सर क्लियर है। पर 100 में से कितना कितने? 100 से मल्टीप्लाई मत करो, परसेंटेज वाले को वही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन होती है। एग्जांपल देखिए, अब यहाँ पर PbR5 दे रखा है जो Br3 PbR3 और Br2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सब के सब गैसेज हैं, इक्विलिब्रियम में है दोनों, यानी रिएक्शन इधर भी जा रही है और रिएक्शन इधर भी जा रही है, दोनों तरफ रिएक्शन घूम रही है। अब होगा क्या? स्टेप नंबर 1 में देखिए, इनिशियल टाइम 0 मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, गिवन दे रखा है ये इनिशियली PbR की कंसंट्रेशन उन्हें 10 मोल दी है, PbR3 की कंसंट्रेशन 5 वाले की कंसंट्रेशन 10 है, 3 बना ही नहीं था, Br2 बना ही नहीं था, तो दोनों 0 0 थे। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा PbR5 है, PbR3 है, Br2 1 है, सबको बैलेंस किया। बैलेंस करना बहुत जरूरी, सबके आगे 1 लगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर यहाँ तक सॉल्व। अब आगे देखिए, इसके उसने 10 मोल दे रखे थे, टाइम 0 था जब 10 मोल दे रखे, ठीक है, तो टाइम 0 पर ये तो बना ही नहीं था। उसके बाद ये क्या कहता है? ये कहता है मोल्स ऑफ, स्टेप 2 में बोल रहा है मोल्स ऑफ PbR2 PbR5 टाइम 2 के बाद PbR5 के मोल रह गए 5, 10 से 5 रह गए। ऑब्वियस है, ये कितने बनेंगे फिर? ये भी 5 बनेंगे, ये भी 5 बनेंगे, बराबर बनेंगे। ये 5 मतलब ये आधा रह गया ना, 50% रह गया। अब इसको ये ऐसे ध्यान रखना कि ये 50%, क्योंकि एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट नहीं है। ये 50% कम हो गया तो ये 50% बढ़ जाएगा। अब ये अगर 1 मोल है तो ये भी 1 मोल ही बनता है, तो ये अगर 5 मोल घटे हैं तो ये 5 मोल ही बढ़ेंगे। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. है ना? इसको ऐसे कंफ्यूज मत करना, क्योंकि दूसरे एग्जांपल्स में ये अगर 7 बढ़ रहा है तो ये 7 घट रहा है तो ये 3 बन रहा है, ऐसा कुछ होता है ना? टोटल 10 है, वो उस हिसाब से कुछ गड़बड़ होती है। तो ये इसलिए क्योंकि इक्वल साइन है तो सबके बराबर आ गए। एक तो ये इसने दे दिया। अब देखिए दूसरा देखिए, अमोनिया का केस। ये आपको अब बेटर समझ में आएगा, अमोनिया का केस। ठीक है, एग्जांपल। कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं बोल रहा था हाँ बोलो। सर, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए हमें रिएक्शन याद करने पड़ेंगे ना? ये रिएक्शन तो हर जगह याद करने पड़ेंगे बेटा, मैंने बोला है कि जो भी नहीं रिएक्शन सर, वो बात सर कितने, मतलब जैसे 15 20 30 40 100 200 3 4 लाख, उसी हिसाब से आपने कितने किए थे? देखिए मैं बताता हूँ उसका तरीका। जितने भी एग्जांपल्स आते हैं आपके उसमें प्रैक्टिस में, उन सभी एग्जांपल्स में जो भी रिएक्शन आती है वो कर लीजिए। मैक्सिमम मैं आपको बताऊं, मैक्सिमम 100 रिएक्शंस होंगी टोटल। 100 से ज्यादा रिएक्शंस नहीं है जो आपके एग्जांपल्स में आएंगी और जो आपको याद रखनी पड़ेंगी इनऑर्गेनिक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ओनली इनऑर्गेनिक रिएक्शन 100 होंगी। अगर 100 टोटल याद हो जाती है, जिस भी एग्जांपल में जो भी रिएक्शन आती है उसको लिख लो और उसे याद करो। वो 100 रिएक्शन अगर याद हो गई, समझ लेना आपको सारा कुछ आ गया। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। तो देखिए ऊपर वाला एग्जांपल मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये बराबर बराबर करता है और ये कंफ्यूज करता है। आपको लगेगा ये 5 घटे तो ये 5 बढ़ गए, इतना सिंपल मैथमेटिक्स है नहीं है। तो भाई फिर नीचे वाला एग्जांपल हमने लिया। देखिए अमोनिया है, अमोनिया को डिसोशिएट कर दिया, अमोनिया बना रहा है N2 एंड H2। क्लियर है? बैलेंस किया, 2 मोल अमोनिया 1 मोल नाइट्रोजन बनाता है, 3 मोल हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर है बेटा? Yes, sir. अब मैंने लिया टाइम 0 के ऊपर, टाइम 0 पर ए की वैल्यू यानी अमोनिया की मोल थे 10। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर क्लियर है। ठीक है, 0 0 थे। ठीक है, अब टाइम टी पर, टी टाइम मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ? मान लो कि अमोनिया जो है वो कुछ घट जाता है। कितना घटता है? कि मान लो नाइट्रोजन N2 जो 1 मोल बन रहा है ना, उससे चेक किया करो, जो 1 मोल बन रहा है वो x मोल बन जाता है। कब? इक्विलिब्रियम पर वो x मोल बन गया। अगर ये x मोल बन रहा है तो अमोनिया घटेगा कितना? ये जो आगे 2 लगा होता है ना, तो a यानी टोटल 10 था, तो a माइनस 2x, 2x डबल घटेगा ये तो, क्योंकि ये तो डबल अमाउंट में घट रहा है। वो सिंगल बन रहा है तो ये डबल घट रहा है ना? यही है बात। यस सर। हमने पहले भी डिस्कस किया, पिछला लेक्चर अच्छे से किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी कि ये 2x घट गया, ये a था यानी 10 था, 10 में से 2x घट गया। ठीक है, अब ये कितना बनेगा? ये x बनेगा, पता है। ये कितना बनेगा? ये 3x बनेगा, क्योंकि इसके 3 लगा हुआ आगे, है ना? क्लियर है? Sir. ठीक है, तो भाई ये हमारे पास डाटा आ गया इक्विलिब्रियम पर। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम पर इफ ये अगर 7 है, a माइनस 2x, हमें पता है ये 10 है,
ठीक है, मान लो कि ये 7 है, तो a माइनस 2x यानी 10 माइनस 2x इक्वल है कितना, 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 10 में से 2x घट गया ना, 1.5. तो x आ गया 3/2। यस, क्लियर है सबको, Yes, sir. कैसे आया बता Yes, देता sir, हूं। clear है। गोल गोल मत घूमना। a माइनस एक्स इक्वल a माइनस 2x इक्वल 10, तो इक्वल 7, यही है। a माइनस 2x इफ मान के मैंने 7 माना, इसे 7 मान लिया, तो 10 a की वैल्यू मुझे पता है 10 है, 10 माइनस 2x इक्वल 7 आएगा। ठीक है, अब ये इधर आ गया 7, 10 में से 7 गया, 3 बच गया, 2x माइनस था मैं उसको उधर ले गया, 2x प्लस हो गया, x इक्वल क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, x इक्वल 3/2 आ गया, तो 3/2 बोले तो 1.5, यानी कि अगर ये 7 है तो ये 1.5 आएगा, ये 4.5, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस, क्लियर है। Yes, sir. तो यहाँ ऊपर वाले केस में आपको नजर आ रहा होगा, ये 5 है तो ये 5 है, ये भी 5 है, सारे बराबर कर दिए। क्या हम तो 7 आएगा तो इसको भी 7 लिख देंगे, इसको भी 7 लिख देंगे, है ना, क्योंकि बराबर होने चाहिए। ये 7 घट रहा है तो ये 7 बनेगा, ये भी 7 बनेगा, ऐसा ही। इट डिपेंड ऑन द, ये वाले जो कोफिशिएंट्स हैं रिएक्शन के, इन पे ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ भाई, समझ में आ गया। Yes, sir. तो ये नीचे वाली रिएक्शन इसलिए आपको करवाई गई है, ऊपर एग्जांपल जो देगा बकवास और वाहियात एग्जांपल है, ठीक है, तो आपको ये नीचे वाली रिएक्शन के हिसाब से ही चलना है। समझ में आ गया भाई, स्टेप 1, स्टेप 2 BBR 5 का। Yes, sir. स्टेप 3 में चेंज इन इनिशियल माइनस फाइनल आ जाएगा, इनिशियल प्लस चेंज, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, देखो भाई 5 बच गए थे, टोटल 10 थे, अल्फा की वैल्यू 0.5 आ गई, सीधा सा हिसाब है। क्लियर है, इस वाले एग्जांपल की बात कर रहे हैं, 10 थे 5 बच गए, तो 5 डिवाइड बाय टोटल अल्फा आ गया सीधा। समझ में आ गया भाई। Yes, sir. नीचे वाली कैलकुलेशन तो आपको परफेक्शन के लिए करवाई गई है कि उसको 5 वाला एग्जांपल जो ले रखा है इन्होंने, उसी एग्जांपल के हिसाब से तो 0.5 आएगा, अल्फा आ गया 0.5, मतलब अगर 0.5 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज, यानी 50% ये डिसोशिएट हो जाता है। PBR 5 जो है वो 50% डिसोशिएट होता है और 50% बच जाता है। यस, क्लियर है सबको। Yes, sir. तो मैंने अल्फा निकाल लिया 0.5, बस यही निकालना था इसमें। समझ में आ गया भाई सबको, और परसेंटेज भी निकाल ली। Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तो अल्फा समझ में आ गया होगा सबको, अल्फा को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फा। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग टू द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। अल्फा के अकॉर्डिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 होती है, मैंने बताया पर यूनिटी होता है, 1 में से कितना डिसोशिएट हुआ, 0 हुआ ही नहीं डिसोशिएट, या 100% हो गया तो मतलब 1 पूरा का पूरा 1 हो गया। तो यानी अल्फा जो है वो 0 से 1 के बीच में वैल्यू होती है उसकी, ये याद रख लेना, पहला पॉइंट। दूसरा, कैन बी फ्रैक्शन, अभी हमने देखा 0.5 आ रहा था, तो 1/2 भी आ सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, पॉइंटों में हो सकता है। अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अल्फा अगर 0 है तो डिसोसिएशन हुआ ही नहीं, अल्फा अगर 1 है तो 100% डिसोसिएशन है। यस, क्लियर है। Yes, sir. सारे पॉइंट सिंपल है बेटा। Yes, sir. इसका एक बार All the points. इससे एग्जांपल दिखा देना। क्या बेटा, कोई कुछ बोल रहा था क्या, हिस्ट्री वाला। सॉरी मुझे समझ नहीं आया, दोबारा से बोलिए। सर मैं ही बोल रहा हूँ सर, एक बार पिछले वाला एग्जांपल दिखा दीजिए। पीछे वाला एग्जांपल बताऊं, सर पिछले वाला एग्जांपल दिखा दीजिए, NS3 वाला। Yes, ये sir. वाला, ये लो, ठीक है, हाँ सर। ठीक, Yes, sir. ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड क्यूसी। केसी और क्यूसी हमने बताया था क्या है, केसी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम पर आने से पहले जो भी सेम रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम वाला सेम रेशियो को बोलते हैं क्यूसी। याद है सबको, क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेज्ड टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तब वो रेशियो जो होता है वो होता है क्यूसी, रिएक्शन कोशेंट। क्लियर है। Yes, sir. तो ये हम कर चुके हैं, क्यूसी की वैल्यू अगर कम है, केसी की वैल्यू ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या जाती है, फॉरवर्ड जाती है। प्रोडक्ट विल इंक्रीज, रिएक्शन रिएक्टेंट विल डिक्रीज, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। क्यूसी ज्यादा है, केसी कम है, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड जाएगी, और क्यूसी केसी बराबर है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगी। ये हम पहले भी कर चुके हैं, पिछले लेसन में आ चुका, पिछले लेक्चर में, है ना। Yes, sir. ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अब एक क्वेश्चन है, सिंपल साफ सुथरा क्वेश्चन।
ध्यान से कीजिएगा, नोटबुक और पेन साथ रखा कीजिए। क्वेश्चन सिर्फ समझ नहीं आना चाहिए, क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए के हिसाब से, उसका मेथड याद हो जाएगा तो फिर 10 क्वेश्चन और करेंगे वो आसान लगेंगे, वरना आप जब मैंने करवा दिया उसके बाद घर जाके देखेंगे तो दूसरे क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएंगे। और मैंने बोला है इक्विलिब्रियम वाले एनसीईआरटी वाले 5-5 क्वेश्चन उठाना शुरू कर दो डेली। जिस दिन भी लेक्चर हो केमिस्ट्री का उस दिन आपको कम से कम कितने क्वेश्चन करने हैं, कम से कम उस दिन 10 क्वेश्चन करने हैं। तो देखिए वेसल है 10 लीटर की, 10 लीटर की एक वेसल है, एक खाली डब्बा है 10 लीटर का, सिंपल समझ सकते हैं। फिल्ड विद 6 मोल ऑफ Sb2S3 एंटीमनी सल्फर Sb2S3 एंड 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों गैसेस, ठीक है, दोनों गैसेस से ये भरा हुआ है 10 लीटर। मोल दे रखे हैं, ऑब्वियस है वॉल्यूम तो टोटल 10 लीटर ही रहेगा, मोल किसी के कितने भी हो, एक 6 लीटर है, एक 6, दोनों 6-6 लीटर है। अटेन इक्विलिब्रियम एट 440 डिग्री सेल्सियस, इसका कोई मतलब नहीं हमें पता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अगर बदल गया तो इक्विलिब्रियम बदल जाता है, तो टेम्परेचर को स्टेबल रखना है ताकि इक्विलिब्रियम ना बदले। तो भी ये 440 हो चाहे कितना भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यस, क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। Yes, sir. वॉल्यूम पता है 10 लीटर है, 6 मोल और 6 मोल दोनों ही एंटीमनी डाई एंटीमनी ट्राई सल्फर है और 6 मोल है हाइड्रोजन गैस। तो देखिए भाई, और ये दोनों गैस नहीं है, सॉरी सॉलिड है, एंटीमनी जो है वो सॉलिड है, एंटीमनी सल्फाइड वाला है ना, एस लिखा हुआ वहां पे सॉलिड, हाइड्रोजन जो है वो गैस है। अब ये क्या बनाते हैं, उसने रिएक्शन दे रखी है, अगर दे भी रखी है तब भी वो रिएक्शन आपको याद करनी है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है पेपर में वो दे ही ना, तो आपको खुद आनी चाहिए, बैलेंस भी करनी आनी चाहिए। तो एंटीमनी बनता है प्लस H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनती है। रोटन एग स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, पता है सबको? यस सर। रोटन एग स्मेल, सड़े हुए अंडे की स्मेल होती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस की, Yes, sir, पता है। पता है सबको? जब अंडा सड़ Yes, जाता sir, है yes. तो उसमें से जो स्मेल आती है वैसी स्मेल होती है, ठीक है। कौन कौन एग्स खाता है? किसी ने सड़ा हुआ अंडा देखा है? फ्रिज में भी सड़ जाते हैं अंडे कई बार, No, sir. है ना, देखे होंगे, है ना, पूरी फ्रिज को खराब कर देते हैं। तो देखिए भाई, आफ्टर इक्विलिब्रियम H2S गैस formed was analyzed by dissolving it into water। इक्विलिब्रियम आने के बाद जो H2S गैस बनी थी उसको एनालाइज किया गया, उसे अलग किया गया पानी में डिसोल्व करके, एंड ट्रीटिंग विद एक्सेस ऑफ Pb2 पॉजिटिव और लेड 2 पॉजिटिव के साथ में उसको रिएक्शन करवाई गई टू गिव 720 ग्राम ऑफ PbS, सल्फर बना 720 ग्राम एज प्रेसिपिटेट, पीपीटी की फॉर्म में, मतलब सॉलिड सल्फर बन गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kc और द रिएक्शन एट द 440 डिग्री सेल्सियस? मॉलिक्यूलर मास ऑफ PbS 240 ग्राम पर मोल है। हाँ भाई, समझ में आया क्वेश्चन क्या है? कुछ आइडिया होगा क्वेश्चन के बारे में? उसने पूछा है Kc बताओ, तो Kc कैसे पता चलता है? सबसे पहली बात तो Kc का फॉर्मूला क्या होता है भाई? Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट raised to their power of coefficient, suppose this is n1 divided by concentration of reactant raised to their power of coefficient। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रतीक बेटा। सर नहीं सर, कुछ नहीं बोल रहे सर, आप पूछ रहे थे ना क्या होता है, फिर वही बता रहा था। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ये होता है हमारा Kc। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपको पता होनी चाहिए, H2S गैस, इसकी कंसंट्रेशन, Sb की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट हाइड्रोजन और इसकी कंसंट्रेशन। तो देखो भाई, हाइड्रोजन की 6 मोल कंसंट्रेशन दे रखी है इक्विलिब्रियम से पहले, दे रखी है ना, इक्विलिब्रियम के बाद में नहीं दे रखी। लेकिन उसने एक चीज बताई है, H2S जो गैस बनी थी उसको जब Pb के साथ रिएक्शन करवाया तो PbS बना 720 ग्राम, PbS 720 ग्राम। अगर इसकी रिएक्शन हमें आती है तो हम निकाल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H2S, H2S की कंसंट्रेशन निकल गई तो फिर डेफिनेट सी बात है Sb और H2 और इनकी कंसंट्रेशन भी आसानी से पता लग जाएगी। क्लियर है, ये बात समझ में आई? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो, नेटवर्क स्लो चल रहा है। देखिए ये रिएक्शन दे रखी है, इस रिएक्शन के अंदर क्या बन रहा है? Sb बन रहा है, H2S बन रहा है। हमें इन दोनों की कंसंट्रेशन चाहिए ताकि हम Kc निकाल सकें, और इन दोनों की भी चाहिए। अब इसने तो सिर्फ मोल्स दिए थे, वो भी कब? 10 लीटर टोटल दिया,
और उसमें मोल्स दे दिए कि ये दोनों मोल्स हैं, 6 मोल है इन दोनों के रिएक्शन से पहले। रिएक्शन के बाद इनके मोल कम हो जाएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, हमें मतलब कम वाले मोल तो पता नहीं है ना, तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के हमें मोल्स चाहिए, है ना। तो कैसे मोल निकलेंगे, मोल पर लीटर, 10 लीटर तो इन्होंने दे रखा है तो वो तो निकल जाएगा, लेकिन इनके मोल्स चाहिए, कैसे निकाले। इसने दिया कि Pb2 पॉजिटिव से रिएक्शन करके H2S जो है वो 720 ग्राम PbS बनाता है, तो यानी H2S का अमाउंट यहां से निकाला जा सकता है क्योंकि वो PbS से रिएक्शन कर रहा है, Pb से, और PbS बना रहा है। कैसे निकालें, तो देखिए जरा, H2S Pb के साथ रिएक्शन करेगा, PbS बनाएगा। मैंने इसको बैलेंस कर लिया, समझ में आया भाई? यस सर। ये बात समझ में आ गई ना सबको? तो हमने क्या किया, H2S और Pb इनकी रिएक्शन करवाई, PbS बनाया और इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद अब मुझे पता है 3 मोल H2S से 1 मोल Pb2 पॉजिटिव रिएक्शन करता है और 3 मोल PbS बनता है, 3 मोल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 3 मोल PbS, लेकिन मेरे पास तो 720 ग्राम है, 3 मोल तो नहीं है, तो 720 ग्राम PbS के लिए कितने मोल H2S चाहिए होगी मेरे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2S गैस निकल जाएंगे, यस और नॉट? यस सर। ठीक है, तो यहां पर भाई देखिए जरा, 720 टोटल 10 लीटर वॉल्यूम है अपने पास, ये अलग रख दिया हमने, वॉल्यूम 10 लीटर है, ये 6 मोल है, ये 6 मोल है, डेल्टा एन हमें नहीं पता, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि दो तरफ गैस है, ध्यान रख लेना, दो तरफ गैस है, ठीक है, दोनों साइड में गैस है, तो डेल्टा एन भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए गिवन मास बाय मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं नंबर ऑफ मोल। यस सर। तो नंबर ऑफ मोल में निकाल सकता हूं यहां से, मेरे पास गिवन मास है, किसका गिवन मास है, गिवन मास है मेरे पास PbS का, इसने दिया 240 लीजिए, तो 720 ग्राम, 720 ग्राम है गिवन मास, डिवाइड बाय मोलर मास है 240, तो मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ निकाल सकता हूं PbS के। यस सर। ठीक है, यही काम अब हम करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो मैंने क्या किया, Kc क्या होगा भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो गैसेस रिएक्टेंट्स और गैसेस प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ उसी को डायरेक्टली निकाल सकते हैं हम, उसी से Kc, जो सॉलिड वाले हैं उसको लेने की जरूरत ही नहीं, ये क्लियर है? यस सर। Kc फॉर गैस है, ये गैस वाला Kc निकाल सकते हैं, तो मुझे H2S का अमाउंट पता लग जाएगा अभी, बिल्कुल, और हाइड्रोजन 6 मोल थी उसका भी पता लग जाएगा कितनी बचेगी। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दे रखा है, इसके 6 मोल हैं, ये 720 है, ठीक है, 240 ये है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ध्यान देना जरा, 3 मोल्स H2S डिवाइडेड बाय 10 मोल टोटल था, टोटल 10 लीटर वॉल्यूम है, H2S के नंबर ऑफ क्या निकाल रहा हूं मैं, वो निकाल रहा हूं मोल्स, क्या मोलैरिटी, कंसंट्रेशन मोलैरिटी होती है ना। यस सर। तो यहाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी निकाल रहा हूँ, 3 मोल मेरे पास H2S थी, कहां से आई 3 मोल H2S, ये देखिएगा H2S 3 मोल रिएक्शन के अकॉर्डिंग 3 ही मोल बनी थी ना, अगर मैं बैलेंस्ड इक्वेशन को देखता हूँ, ठीक है, 3 मोल मेरे पास थी डिवाइडेड बाय टोटल 10 मोल, क्योंकि मेरे पास जो क्या बोलते हैं बर्तन था वो 10 लीटर का था, तो इसलिए डिवाइड में आ गया 10, मल्टीप्लाई में रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट होता है, डिवाइड में हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो हाइड्रोजन भी 3 से मल्टीपल है, अगर आप बैलेंस इक्वेशन देखते हैं तो 3 है हाइड्रोजन भी, ये समझ में आ गया भाई? यस सर। 3 मोल H2S बन रही है, 3 मोल हाइड्रोजन बन रही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 मोल डिवाइड बाय 10 इंटू रेज टू देयर पावर कोफिशिएंट, और इसका हाइड्रोजन की जो भी कंसंट्रेशन है, ठीक है, और उसकी रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन वैसे डिवाइड बाय 10 लगेगा इसमें, लेकिन वो अभी हमने नहीं लगाया। अब देखिए होगा क्या, अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहां क्या लिख रखा है, Kc 3/10 और ये भी 3/10, दोनों का Kc तो आ गया 1, H2S कितना था 3 मोल बन रहे थे पर 10 लीटर, हाइड्रोजन कितना बन रहा था 3 मोल पर 10 लीटर, यहाँ रिएक्शन दोबारा से देख लीजिए, 3 मोल हाइड्रोजन 3 मोल H2S पर 10 लीटर, क्योंकि 10 लीटर टोटल वॉल्यूम दिया था,
दोनों का कोफिशिएंट 3 है, तो भाई ओवरऑल आंसर तो 1 आएगा। ये समझ में आया? Yes, sir. ये सर आ गया। अभी यहां से हमारे पास एक केसी आ गया जिसकी वैल्यू आ रही है 1, तो मॉलिक्यूलर मास अब आगे भी बढ़ेंगे इसको, ठीक है। इसको बस याद रखिएगा, ये एक स्टेप है, आगे फॉर्मूला मतलब अभी आगे बचा हुआ है क्वेश्चन काफी सारा। टू फाइंड द केसी एट 440 डिग्री सेल्सियस, क्या करेंगे हम जरा देखिए। मोलर मास पीबीएस का 240 है, तो मैंने इससे क्या किया, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास था 720, जो उसने बोला था इतने ग्राम मेरे पास क्या आता है, पीबीएस बनता है, पीबीएस इतने ग्राम बना था, डिवाइड में मोलर मास उसने बताया था 240 है पीबीएस का, आप पीरियोडिक टेबल से देखकर भी निकाल सकते हो। तो ये बन गया मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल समझ में आ गया पीबीएस के कैसे निकले? Yes. तो ये आ रहे हैं 3 मोल, तो पीबीएस के मोल्स भी 3 मोल्स आ रहे हैं, ये हमने डाटा प्रिजर्व कर लिया कि इसके 3 मोल है। So it will give us 3 mole of S2 negative ion which give 3 mole of H2S। अब ये कैसे आया, अब जरा फर्स्ट इस पे चलते हैं। 3 मोल पीबीएस बन रहा है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि 720 ग्राम जब हमने कैलकुलेट किया 240 से, तो वो 3 मोल बन रहा था, यानी 3 मोल पीबीएस बन रहा है। इसका मतलब पीबी 1 मोल यूज हुआ है, 1 मोल पीबी यूज हुआ है और 3 मोल पीबीएस बन रहा है, और वो बना किससे, H2S से बना। तो अगर ये 3 मोल बन रहा है तो बैलेंस्ड इक्वेशन में H2S भी तो 3 ही मोल था। ये समझ में आ गया? यस सर। अगर ये 3 मोल था तो यानी रिएक्शन में जो लिखा हुआ है, जो बैलेंस इक्वेशन में लिखा हुआ है, यानी यहां पर भी 3 ही मोल बन रहा है, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये मेरे पास 3 मोल है H2S, समझ में आ गया? अब H2S 3 मोल बन रहा है तो Sb भी 2 मोल बनेगा, और हाइड्रोजन भी 3 मोल यूज होगा, और Sb ये 1 ही मोल होगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? Yes. सारी कहानी मतलब बैलेंस इक्वेशन थी, यानी ये देखिए यहां से निकला सब कुछ इस इक्वेशन से। ये एक बैलेंस इक्वेशन थी, लेकिन इसने डाटा दिया था 720 ग्राम है मेरे पास पीबीएस, तो मैंने 720 ग्राम के मोल निकाले, डिवाइड में कर दिया 240, गिवन मास बाय मोलर मास, निकला 3, तो मेरे पास आया कि ये तो 3 मोल निकल रहे हैं। तो ये अगर 3 है तो डेफिनेटली H2S भी 3 यूज हुई थी, तो इसका मतलब इसने बोला था कि पीबी के साथ रिएक्शन कर रहा है H2S, तो पीबीएस बना रहा है वो भी 720 ग्राम, मतलब 3 मोल बना रहा है, तो 3 मोल ही H2S चाहिए 3 मोल पीबीएस बनाने के लिए। इसका मतलब ऊपर वाली बैलेंस इक्वेशन में जो लिखा हुआ है, ये तो हमने सिर्फ बैलेंस की थी, बट असलियत में रिएक्शन भी यही थी। हो सकता है इससे कम ज्यादा हो वैल्यू, उसने कम ज्यादा मटेरियल लिया हो, लेकिन असलियत में भी उसने इतना ही लिया था। ये समझ में आ गया? यस सर आ गया। तो इसका मतलब 3H2S जो है वो 3 मोल इसके बन गए, Sb के 2 मोल ही हैं, हाइड्रोजन के 3 मोल ही हैं, और Sb2S3 के 1 ही मोल यूज होता है, जबकि उसने उसके 6 मोल दे रखे थे, पता है ना। और यहां उसने हाइड्रोजन के भी 6 मोल दिए थे, बट एक्चुअल में यूज क्या हो रहा है, मतलब जो इक्विलिब्रियम पर है वो 3 मोल ही हाइड्रोजन इक्विलिब्रियम पर यूज होती है, 6 मोल यूज नहीं होती। 3 मोल हाइड्रोजन यहां बच जाती है, बाकी की 3 मोल इधर यूज हो जाती है। ऐसा है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सीन समझ में आ गया कैसे बना? Yes, sir. तो इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन Yes, पता sir. लग गई आपको। अब इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन अगर हमें पता लग गई, उसने बोला था केसी निकालना है, तो केसी कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशंस का यहाँ सीधा डिवाइड कर रखा है, क्या H2S डिवाइड बाय H2, दोनों की कंसंट्रेशन हमें पता है, दोनों 3-3 मोल थे पर 10 लीटर रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट 3-3 बनेगी। बैलेंस्ड इक्वेशन में ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो सीधा सीधा केसी की वैल्यू 1 आ गई। समझ में आया केसी की वैल्यू कैसे आई 1? ओनली फॉर गैसियस रिएक्टेंट्स, केसी एंड केपी। असलियत में ये केसी नहीं, ये केपी निकला है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर। समझ में आ रहा है भाई? Yes, sir. ठीक है, तो ये केपी निकलेगा बजाय की केसी, बट क्योंकि केपी और केसी यहाँ पर बराबर होने वाले, ठीक है, वो कैसे होंगे वो भी बताते हैं। अब नीचे देखते हैं स्टेप 2, फाइंड द केसी एट 440, तो यहाँ 3 मोल आ गए, विल यूज द 3 मोल, 3 बाय 10 0.3 निकाला इसने, उसका कोई चक्कर नहीं है। 0.3 निकालने के बाद में फाउंड बाय, अब देखिए यहाँ ये वाला डाटा, ये वही रिएक्शन फिर से लिख रखी है, इसके 6 मोल थे, इसके 6 मोल थे, ये 0 मोल था, ये 0 मोल था, x मोल इसके कम हो गए, सॉलिड है, तो इसके 3x मोल बनेंगे, कम होंगे। हाँ भाई, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. है ना, तो इसके 2 मोल बनेंगे नए, और इसके 3 मोल नए बनेंगे। ठीक है, ये दोनों सॉलिड है, मैंने इनको सॉलिड्स को बॉक्स आउट कर दिया। सॉलिड्स कभी भी इक्विलिब्रियम में
पार्टिसिपेट नहीं कर। सॉलिड तो इक्विलिब्रियम में हमारा पार्टिसिपेशन में काम नहीं करने वाला है, इसको हम छोड़ने वाले हैं, इसलिए सिर्फ गैसेस इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। ठीक है, तो केसी क्या आ जाएगा, वही सेम टू सेम फिर से केसी निकाल रहेगा, मतलब इसी प्रोसेस को 2 बार दिखा रखा और कुछ नहीं। क्लियर है बेटा? Yes, sir. और कुछ भी नहीं है, ये सेम टू सेम वही है, बार बार एक ही चीज को घुमा रखा है, केसी सीधा ही निकल गया वैसे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब जरा, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द इक्विलिब्रियम LiCl 3 अमोनिया सॉलिड है, LiCl डॉट अमोनिया, डॉट 1 अमोनिया, पहले 3 अमोनिया था 1 अमोनिया प्लस 2 अमोनिया, ये गैस है, ये सॉलिड है, ये गैस है। तो देखिए भाई इसका प्रेशर उसने 3 एटमॉस्फेयर दे रखा है इस गैस का, ठीक है, और 0.2 मोल दे रखी है इसकी कंसंट्रेशन जो हमने फाइंड की है, नहीं दे नहीं रखी है, फाइंड की है 0.2, कैसे की है वो भी देखते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। केपी दे रखा 9 एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, केपी की वैल्यू हमें गिवन है, ये समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. केपी गिवन है मतलब प्रोडक्ट, देखिए रिएक्ट प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट, केपी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट में तो सिर्फ अमोनिया ही है गैस, बाकी रिएक्टेंट में तो दोनों सॉलिड है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन तो कुछ है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या भरें, कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, सीधी सी बात है, 1 का कुछ वैल्यू नहीं होती, अगर 0 भरोगे तो वो तो इनफाइनाइट बन जाएगा। ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes. तो केपी सिर्फ इसी पर डिपेंड करेगा डायरेक्टली। फिर बता दो, हाँ बेटा लीव हो गया, लीव हो गई, कोई कोई बात बता दो सर, नेटवर्क की बहुत दिक्कत चल रही है आज। कोई बात नहीं। देखिए क्या है, एक रिएक्शन दिखा रखी है, LiCl अमोनिया 3 है, सॉलिड है ये, LiCl अमोनिया 1 है, प्लस अमोनिया बन रहा है 2, ये गैस है, ओनली दिस वन इज गैस, ये सॉलिड है। वो कह रहा है केपी की वैल्यू दे रखी है 9 एटमॉस्फेयर, केपी किस पे डिपेंड करेगा, ओनली गैस पर, गैस तो सिर्फ अमोनिया है जो कि यहाँ पर है। तो हमने क्या किया, उसने केपी दे दिया 9, तो मैं लिख सकता हूँ केपी इक्वल प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू देयर पावर ऑफ कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट 2 लगा हुआ था तो मैंने इसकी पावर 2 लगा दी। क्लियर है? तो 9 इक्वल क्या आ गया, प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू देयर पावर 2 को इधर लेके गया, प्रेशर ऑफ अमोनिया यानी कि अंडर रूट कितना आ गया 9, तो यानी प्रेशर ऑफ अमोनिया जो वो 3 आ गया, फाइंड कर लिया हमने, समझ में आ गया, अमोनिया का प्रेशर 3। Yes, sir. ठीक है, 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ लीजिए, अमोनिया का हमने फाइंड कर लिया, पहली बात। अब वॉल्यूम देखिए, अब आगे क्या क्या दे रखा है उसने, 37 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 5 लीटर वेसल है, यानी कि वेसल का 5 लीटर वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम 5 लीटर है। ठीक है, 0.1 मोल हमारे पास Li अमोनिया है, LiCl अमोनिया, ये वाला सॉलिड 0.1 मोल है। ठीक है, फिर उसके बाद LiCl अमोनिया यहाँ लिख रहेगा 0.1 मोल, इसने गिवन दे रखा है। ठीक है, टेम्परेचर भी दे रखा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया शुड बी एडेड टू फ्लास्क एट दिस टेम्परेचर टू डिराइव द बैकवर्ड रिएक्शन टू कंप्लीशन। हमें बैकवर्ड रिएक्शन करवानी है। बैकवर्ड रिएक्शन कब होती है भाई, इक्विलिब्रियम के अंदर बैकवर्ड रिएक्शन कब होती है, जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी इक्विलिब्रियम की वैल्यू से, तब होती है बैकवर्ड। यस Yes, yes. ठीक है, तो हमें वही रिएक्शन अब करवानी है, तो वो कैसे होने वाली रिएक्शन, तो उसी को देखते हैं। तो सबसे पहले मतलब इक्विलिब्रियम के चारों तरफ ही घूमेगा हमारा सारा वैल्यू, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखिए उसने क्या क्या दिया था, वॉल्यूम 5 लीटर दे रखा है। ठीक है, LiCl अमोनिया जो वो 0.1 लीटर दे रखा है, 0.1 मोलैरिटी दे रखी इसकी। तो हमें पता है 1 मोल के लिए 1 मोल ही बनता है LiCl अमोनिया। तो अगर मुझे इसकी कंसंट्रेशन पता है, ठीक है, 5 लीटर 0.1 मोल हमने लिया था, याद रख लेना, इतना लिया है 0.1 मोल। अगर इसकी कंसंट्रेशन पता है तो इसकी कंसंट्रेशन भी हमें पता है, ये 0.1 है तो ये भी 0.1 होना चाहिए, 1 है तो ये 1 होता है। क्लियर है? Yes, sir. और ये उसका डबल होता है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी पता लगी, ये डबल होनी चाहिए, तो 0.1 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 0.2। यस, Yes, sir. तो ये हमने फाइंड कर लिया ना 0.2 कैसे आई, क्योंकि ये 0.1 दे रखा है तो ये अपने आप 0.2 हो जाएगा, बैलेंस इक्वेशन में इससे डबल है, बस इतना ही देखना होता है। क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. ठीक है, अब आगे देखिए, इन्होंने वही चीज दिखा रखी है, एटमॉस्फेयर सॉल्यूशन नंबर स्टेप 2 के अंदर क्यूसी बड़ा होना चाहिए केसी से। ठीक है,
तो हम जो देखने वाले हैं उसके अंदर क्यूसी जो क्या होता है, प्रोडक्ट, इसकी पावर ए, रिएक्टेंट इसकी पावर बी, क्यूसी भी यही होता है ना। अब देखिए केपी हमें दे रखा था 9, तो हमारे पास अमोनिया कितना आ गया 3 एटमोस्फेयर, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं ना इसको। तो Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए 3 एटमॉस्फेयर अमोनिया का हमारे पास प्रेशर है, प्रोडक्ट का प्रेशर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का प्रेशर, तो हमें पता है बैकवर्ड रिएक्शन करने के लिए 2 मोल अमोनिया था, प्रोडक्ट का प्रेशर यानी कि अमोनिया का प्रेशर मुझे पता है 3 एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम मुझे पता है 5 मोल है। एन कितना है भाई, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के वो 0.2 है, ये भी निकाल लिए थे ना, क्योंकि ये 0.1 दे रखा था तो दूसरा 0.2 होगा, ये 0.1 था तो ये डबल है उससे। क्लियर है? Yes, sir. ये काफी सारे स्टेप्स में दे रखा है, कहानी वही है, बार बार मैं एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दे लेना। तो ये आ गया, एन मुझे पता है, पी मुझे पता है, वी मुझे पता है, तो पीवी इक्वल एनआरटी। स्टेप नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीवी इक्वल एनआरटी, प्रेशर इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 5 लीटर, प्रेशर है 3 एटमॉस्फेयर, एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, आर की वैल्यू मुझे पता है, टी की वैल्यू भी मुझे पता है, उसने टी जितना दिया था उसको मैंने केल्विन में कन्वर्ट कर लिया था। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन में ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो यहां से मैंने एन निकाल लिया 0.6, नंबर ऑफ मोल्स 0.6। अभी किसके एन निकलेंगे बताइए जरा, यहां तो 0.2 आ रहा है, ये इक्विलिब्रियम में आ रहा था ना। समझ में आई बात? टोटल मोल ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, तो देखिए 0.2 मोल तो मैंने फाइंड किया कि इन्होंने शुरू में लिए थे 0.2 मोल, क्योंकि ये 0.1 मोल लिया है तो ये 0.2 मोल ही बनेगा। ये बात समझ में आई? बताइए, या गोल गोल घूम रहा सब कुछ? और हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर, आधा गोल घूम रहा है सर, आधा सीधा चल रहा है। चलिए दोबारा से ना इसको वाइंड अप करते हैं हम, है ना, इसको एक ही लोट के अंदर घुमा फिरा के लेके आते हैं। तो चलिए वाइंड अप देखिए, क्या ये आपके सामने रिएक्शन थी, ठीक है, टोटल वॉल्यूम दे रखा था 5 लीटर, ठीक है, प्रेशर जो है वो अमोनिया का उन्होंने बोला था कि केपी की वैल्यू दे रखी थी, केपी दे रखा था 9 एटमॉस्फेयर का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमें मुझे पता है कि ये सिर्फ गैस पर डिपेंड करेगा, यानी कि अमोनिया के मोल्स उसका क्या होना चाहिए, अमोनिया के मोल्स प्रोडक्ट के मोल्स रेज़ टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट, तो ये हमारे पास आ रहा था 9, तो अमोनिया के क्या हो गया, कंसंट्रेशन मेरे पास आ गई कितनी 3, यस। तो यहां से हमने इसका प्रेशर जो है, प्रेशर की कंसंट्रेशन, तो प्रेशर हमारे पास आ गया 3 एटमॉस्फेयर, तो यहां से तो हमने निकाला प्रेशर, फिर वॉल्यूम उसने टोटल दे रखा था, नंबर ऑफ मोल्स अमोनिया के मैंने निकाले थे 0.2 मोल, कहां से निकाले थे, उसने बोला था ये 0.1 मोल है, अब मुझे पता है बैलेंस इक्वेशन में ये 1 मोल है, ये 1 मोल है, तो ये डबल होता है, तो ये अगर 0.1 मोल है डेफिनेटली ये भी 0.1 मोल होना चाहिए, इस 0.1 मोल से ही 0.1 मोल ये बनेगा, और 0.1 मोल से ये डबल बनता है, तो ये बनेगा 0.2 मोल। क्लियर है? Yes, sir. तो यानी यहां से मैंने निकाला था 0.2 मोल, तो 0.2 मोल मैंने अमोनिया के निकाल लिए, बट उसने कहा था रिएक्शन बैकवर्ड जानी चाहिए, तो मैंने उससे पीवी इक्वल एनआरटी के हिसाब से, यानी अगर इसको मैं आइडियल गैस मानूं अमोनिया को, उसके हिसाब से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल रहे थे मेरे पास 0.6, प्रेशर और वॉल्यूम इन सब की वैल्यू भरी 0.6, टोटल मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्ड, तो कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे अगर इसको बैकवर्ड करना है, तो 0.2 मोल तो हमने लिए ही थे, 0.6 मोल और अगर मैं जोड़ दूं तो यहाँ अमोनिया हो जाएगा ज्यादा, रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड। क्लियर है? Yes, sir. ये कुछ ऐसे है, तो इस स्टेप को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं जहां पर पीवी इक्वल एनआरटी यूज हो रहा है, देखो इक्विलिब्रियम वाले लेसन में, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम में उनके क्वेश्चंस ही कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, और कुछ नहीं। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अब कुछ आसान सी चीज है, न्यूमेरिकल नहीं है, ध्यान से देखना, बिल्कुल आसान। डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी स्टार डेल्टा जी नोट प्लस आर टी नेचुरल लॉग क्यूसी, नेचुरल लॉग क्यूसी, ये होता है आपका इक्विलिब्रियम डेल्टा जी की वैल्यू, ठीक है, क्यूसी के ऊपर। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। डेल्टा जी इक्वल क्या होगा, अगर मैं आर लोग में कन्वर्ट कर दूं तो
डेल्टा जी इक्वल डेल्टा जी स्टार प्लस 2.303 RT log QC, मतलब 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, log बन गया वो। ठीक है, ये वाली इक्वेशन, ये समझ में आ गई थी सबको Yes, sir. किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए? तो अब देखिए जरा आगे, डेल्टा जी इक्वल RT नेचुरल लॉग QC, ये वही लिख रखा है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है इसमें। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम के ऊपर, डेल्टा जी की वैल्यू 0 थी, डेल्टा जी नॉट 0 नहीं होता। स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा जी की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, स्टैंडर्ड स्टेट में। इक्विलिब्रियम पर गिब्स फ्री एनर्जी 0 हो जाती है, सबको पता है, और इक्विलिब्रियम कभी भी स्टैंडर्ड स्टेट पे आता ही नहीं है। इक्विलिब्रियम क्या हमेशा स्टैंडर्ड स्टेट पे आएगा क्या? इक्विलिब्रियम के लिए स्टेट्स अलग होंगी। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आने वाली है? 0 आने वाली है। कब? इक्विलिब्रियम पर। इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 होता है, तो डेल्टा जी अगर 0 है और क्यू की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर क्यू सी जो होता है वो के सी हो जाता है, तो मैं यहाँ पर क्यू इक्विलिब्रियम लिख सकता हूँ। कब? जब मैंने डेल्टा जी को 0 लिख दिया, ये सब बाकी सेम रहा, तो ये बन गया क्यू जो है वो बन गया क्यू इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, लेफ्ट राइट लेके जाते हैं, डेल्टा जी को इस तरफ ले आया मैं, तो ये बन गया नेगेटिव का 2.303 RT log KC। ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। क्लियर है बेटा? Yes, sir. तो एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये, दोनों फॉर्मूला जब आपको याद होने चाहिए। देखिए जस्ट फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होता, जब एक ही क्वेश्चन में 2-2 3-3 फॉर्मूला यूज करने पड़े तो दिमाग घूम जाता है, और वही दिमाग को स्टेबल रखने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है। बार बार ये कहा जाता है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, डेली रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। चलिए जी, वो होने के बाद अब देखो, ये तो सिंपल चीजें हैं। डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का जो डेल्टा जी होता है, ठीक है, गिव्स फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की माइनस में रिएक्टेंट की, वो होती है रिएक्शन की। स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर डेल्टा जी स्टार जो है रिएक्शन का, डेल्टा जी स्टार प्रोडक्ट का, डेल्टा जी स्टार रिएक्टेंट का। क्लियर है बेटा? और ये वाली चीज भी हम कई बार कर चुके हैं, डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से कम होती है, नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इक्वल टू 0 है तो इक्विलिब्रियम में। हाँ भाई, आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. है ना? ये हम कर चुके हैं, काफी बार किया है हमने। ठीक है, अब बात करते हैं डेल्टा जी की वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी 0 कैसे होती है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी 0 है तो रिएक्शन तो नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। यस, क्लियर है? Yes, sir. अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, जरा सोचिए, रिएक्शन अपने आप नहीं चल रही, तो मतलब इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है, तो डेल्टा जी हो जाता है 0 इक्विलिब्रियम पर। बट अगर इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी 0 है तो रिएक्शन तो चलनी नहीं चाहिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, रिएक्शन तो बंद हो जानी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. रिएक्शन मस्ट बी स्टॉप्ड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम, तो होना ही नहीं चाहिए। तो फिर डायनामिक इक्विलिब्रियम क्यों होता है, होता ही क्यों है? तो ये उसका एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से कीजिएगा, और इसके लिए मैं आपको एक सिंपल स्टेप समझा देता हूँ। क्या होता है, आप लोगों ने झूला देखा ना, झूला या पेंडुलम देखा होगा पक्के तौर। पेंडुलम ऐसे घूमता है, हम इसको ऊपर उठा के यहाँ रख दें तो ये इधर और इधर जाता रहेगा, जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. मान लीजिए कि पेंडुलम इस जगह पर है, यहाँ पर है, यहां से मैंने इसको छोड़ा तो पेंडुलम ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहा है, बिल्कुल सही है। Yes, sir. नीचे जब वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, जब वो आते आते इक्वल टू यहां पहुंच जाएगा पेंडुलम, तो बताइए इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे खींच रही है ना? Yes, sir. अब इस पर कोई एनर्जी नहीं लग रही, तो डेफिनेट सी बात है यहां तो इसे रुक जाना चाहिए ना। Yes, sir. लेकिन काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ्लो में वो दूसरी तरफ चला जाता है, और वहां जाने के बाद फिर से ग्रेविटी खींचती है, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। ये बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. Yes, sir. जैसे झूला भी एकदम से नहीं रुकता, वो टू एंड फ्रो आगे और पीछे की मोशन करता रहता है लगातार, पेंडुलम भी ऐसे करता रहता है, और उसकी वजह क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बना दी इसने। जब ये ऊपर से नीचे आ रहा था तो काइनेटिक एनर्जी बन गई, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ऊपर चला गया। उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना पहले था, अब उससे थोड़ा कम रहेगा, नेक्स्ट टाइम और कम आएगा, नेक्स्ट टाइम और कम, धीरे धीरे आके रुकेगा। यस, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir.
तो ऐसा ही कुछ होता है इक्विलिब्रियम में, लेकिन इक्विलिब्रियम में कमाल की बात यह है कि वो झूला कभी भी रुकता ही नहीं, वो जितना नीचे आया था उतना ही ऊपर वापस जाता है, फिर से उतना ही बराबर ऊंचाई पर बार बार चलता है, क्योंकि उसको ग्रेविटी नीचे नहीं खींच रही है, उसके पास ग्रेविटी का कोई चक्कर नहीं है। पेंडुलम में ग्रेविटी थी, झूले में ग्रेविटी थी। ये बात समझ में आ गई बेटा? Yes. Yes, sir. है ना? तो ये है वजह, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो देखिए इक्विलिब्रियम ऑक्योर एट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिब्स फ्री एनर्जी। इक्विलिब्रियम गिब्स फ्री एनर्जी की मिनिमम वैल्यू पर ऑक्योर होता है। सो व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड द गिब्स फ्री एनर्जी इज मिनिमम। पहली बात, ये मिनिमम होती है, जीरो नहीं होती। गिब्स फ्री एनर्जी हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पर जीरो होती है, हम जीरो मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जीरो कहां होती है वो भी बताएंगे, ठीक है? अब देखिए जरा, यहां पर है इक्विलिब्रियम पर डेल्टा जी जो है वो जीरो है, इस जगह पर ये वाला पॉइंट दिख रहा है सबको, ये वाला पॉइंट। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर रिएक्शन की एनर्जी जीरो हो जाती है, मतलब यहाँ पर रिएक्शन रुक जाएगी, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट की एनर्जी हाइयर है, ठीक है? गिब्स फ्री एनर्जी इस तरफ बढ़ रही है और ये नेगेटिव में बढ़ रही है, याद रख लेना, नेगेटिव में। नेगेटिव वैल्यू गिब्स फ्री एनर्जी की ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है। समझ में आ गया सबको? Yes, sir. तो अगर नेगेटिव वैल्यू ऊपर की तरफ बढ़ रही है, प्रोडक्ट जो है ऊपर चला गया एनर्जी जीरो से, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जीरो लेके आएगा अपनी एनर्जी, नीचे आएगा कि नहीं आएगा? ये समझ में आ गया? तो प्रोडक्ट जब नीचे एनर्जी लेके आता है तो नीचे आने के बाद इसका फ्लो इतना सुपर फास्ट होता है कि इसकी एनर्जी फिर से बढ़ने लगती है और नेगेटिव एनर्जी ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही हो जाती है। सोचिए जरा कि डेल्टा जी की वैल्यू -100 है जब वो रिएक्टेंट था, ठीक है भाई? ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. जब वो प्रोडक्ट था तो सोचिए जरा उसकी वैल्यू थी -10। दोनों ही केस में डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस होती है दोनों केसेस में। अब बात आती है वो 100 से नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, उसकी वैल्यू होगी जीरो। जब उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो उसे रुक जाना चाहिए था, लेकिन काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन की वजह से फ्लो में वो आगे बढ़ गया, यानी वो जीरो से भी उसकी एनर्जी बढ़ने लग गई, और बढ़ने के बाद, जीरो से ऊपर बढ़ने के बाद उसका एक स्टेबल टाइप का एक प्रोडक्ट बन गया। मतलब जीरो पर तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, प्रॉब्लम यहाँ अराइज होती है एक्चुअल में, जीरो पर कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा है डेल्टा जी जब उसका फिर से नेगेटिव चला जाता, ये है उसकी मेन प्रॉब्लम। समझ में आई बात? मान लीजिए कि मैं ये कहता हूं कि आपको दिल्ली से आगरा जाना है, ठीक है? लेकिन मैं कहता हूं कि बीच में, आगरा से पहले आपको कहीं बीच में स्टेशन पर उतरना है, बीच में कहीं, बट वहां पर आपकी गाड़ी रुकती ही नहीं है, कूद के मरोगे थोड़ा। गाड़ी में चढ़े जिसके अंदर दिल्ली से आगरा जा रही थी, अब बीच में आपको कहीं उतरना था लेकिन गाड़ी नहीं रुकी। क्यों नहीं रुकी? उसका स्टेशन ही नहीं है गाड़ी का, वो सीधा आपको आगरा ही उतारेगी। अब आपको क्या लगेगा? यार आगरा उतर के कोई बात नहीं, दोबारा से आगरा से दिल्ली वाली बस में बैठोगे, फिर से सोचोगे बीच में रुकेंगे, रुके अब भी नहीं, फिर से दिल्ली, सारा दिन यही करते रहना। दिल्ली पहुंचोगे क्या कभी? दिल्ली से आगरा के बीच में कभी पहुंच जाओगे? नहीं ना। डेल्टा जी जीरो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो स्टेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन मॉलिक्यूल चाहता है कि मुझे डेल्टा जी जीरो करना है, मॉलिक्यूल चाहता है। रिएक्टेंट का -100 है डेल्टा जी, प्रोडक्ट का -10 है। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में कोई प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा जिसका डेल्टा जी जीरो, ऐसा प्रोडक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ऐसा स्टेशन ही नहीं है। तो क्या होगा? डेल्टा जी जब जीरो होगा प्रोडक्ट की बारी में, वो वहां नहीं रुकने वाला, वो उससे ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट अगर बनने लगे तो वो रिएक्टेंट की तरफ बढ़ेगा और रिएक्टेंट बना देगा। और डेल्टा जी अगर प्रोडक्ट का -10 है, बीच में डेल्टा जी जीरो हो रहा था रिएक्टेंट से जब हम इधर आ रहे थे, लेकिन वो जीरो पर नहीं रुका, वो प्रोडक्ट की तरफ बढ़ गया। समझ में आ गया बेटा? इसलिए इक्विलिब्रियम पर जो डायनेमिक इन नेचर होता है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम कोई चक्कर नहीं है, डेल्टा जी जीरो हो जाता है, बट जो डायनेमिक इन इक्विलिब्रियम होता है, रिएक्टेंट का भी डेल्टा जी नेगेटिव है, प्रोडक्ट का भी नेगेटिव है। ये कैसे भाई? दोनों, क्योंकि दोनों रिएक्शन चल रही है, हमें पता है दोनों रिएक्शन लगातार चल रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर लगातार चल रहे हैं। उसकी वजह ये है, बीच में कोई स्टेशन ही नहीं, बीच में ऐसा प्रोडक्ट ही नहीं है जो स्टेबल हो, इस वजह से डेल्टा जी उसको पार कर जाता है। क्योंकि वो रुकेगा तो वहीं जहां उसका स्टेशन है, कम से कम प्रोडक्ट बनेगा, या फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ चल पड़े तो रिएक्टेंट की तो -100 तक जाना पड़ेगा, बीच में रुक ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप।
यस, क्लियर है सबको? Yes, sir. यस That's सर it. तो ये है वो कहानी जिसकी वजह से डेल्टा जी जो है वो क्या होता है, वो नेगेटिव रहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के केस में। समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. यस सर आ गया। तो इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, प्लस इसके अंदर अल्फा की वैल्यू प्रैक्टिस करनी है। अल्फा कैसे निकालते हैं, अल्फा वाले न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और जो न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं वो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए। प्रतीक बेटा अपना माइक बंद कीजिए, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, ठीक है? वो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और ये जस्ट देखने के लिए थ्योरेटिकल है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर गाइस। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो बेटा। यस, एनीवन हैव एनी डाउट? कोई डाउट है तो डाउट बताइए।